हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में आपका बेहद स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। हाँ जी, वाइट बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? फिज़िक्स। तो जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था, ये वही प्रॉमिस्ड वीडियो है। आज हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि जितने भी आपके वन लाइनर्स हैं, साथ ही साथ जो फॉर्मूले हैं फ़िज़िक्स में इम्पॉर्टेंट है। बच्चों को अक्सर फिज़िक्स सेकेंड से बहुत डर लगता है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, सेमीकंडक्टर्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स, ये सब बहुत डराते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि अपने इसी वीडियो में फ़िज़िक्स सेकेंड से रिलेटेड जितने फार्मूलाज हैं, जो भी फॉर्मूले हैं, उनसे इम्पॉर्टेंट जितने वन लाइनर हैं उसको कवर करें और एक वन शॉट रिवीजन दें अपनी फ़िज़िक्स को। क्योंकि दिल्ली अब दूर नहीं है। 11 सितंबर बस। द पेपर इज़ नॉकिंग एट द डोर। नॉकिंग एट द डोर, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, क्या मतलब है इसका? जी हाँ, दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। बिल्कुल, आपका एमएनएस का एग्ज़ाम अब आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और उंगलियों पे भी दिन नहीं बाकी भाई, दिल्ली दूर नहीं है। आई होप आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन को फाइनल टच देना स्टार्ट कर दिया होगा, मतलब रिवीजन स्टार्ट कर दिया होगा। और 11th आवर में किया गया रिवीजन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उसको फाइनल टच देते हुए अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को रिवीजन की तरफ ले जाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ करेंगे उतना एश्योरिटी होगी कि आप एग्ज़ाम में उस पोर्शन से आए हुए क्वेश्चन को बिल्कुल सही करेंगे। 100 चीज़ों को एक एक बार पढ़ लेना इज़ नॉट दैट इनफ। वो इनफ नहीं है, क्योंकि 100 चीज़ें हम दिन में, अच्छा देखो, न्यूज़पेपर हुआ, नॉवेल हुई, बुक्स हुआ, हम दिन भर कितनी चीज़ें पढ़ते रहते हैं, लेकिन हर वो चीज़ याद तो नहीं रहती। लेकिन जब हम अपने सिलेबस का कोई चैप्टर पढ़ते हैं और उसको 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं तो वो हमें याद रहता है। कहने का मतलब ये है कि 100 चीज़ों को एक एक बार पढ़ के भूल जाना सही नहीं है कि एक चीज़ को 100 बार पढ़ें और उसे ऐसे याद कर लें कि उस चैप्टर से, उस पोर्शन से कोई भी क्वेश्चन आए तो हमारा गलत ना हो। इसलिए अब ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है रिवीजन की। जितना अच्छा रिवीजन होगा उतना अच्छा आपका पेपर होगा। पेपर 3 शिफ्ट में कंडक्ट होगा, ऑनलाइन मोड होगा पेपर का, तो नर्वस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस तो वही होंगे जो आपने पढ़े होंगे। पेपर डेफिनेटली आपके लिए मॉडरेट लेवल का ही सेट किया जाएगा, ना बहुत ज़्यादा इजी, ना बहुत ज़्यादा टफ़। डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रेशर में आके किया गया काम कभी भी सही नहीं होता है। तो प्रेशर में मत आइए, डरिए मत, जो पढ़ा है वही होगा। हम यहाँ रोज़ कुछ ना कुछ सीखने आते हैं ताकि हम 11 सितंबर को जीत सकें, और आज भी हम यहाँ सीखेंगे। आज हम रिवीजन देंगे अपने फ़िज़िक्स के प्रिपरेशन को, यानी वन शॉट रिवीजन। आज का जो हमारा वीडियो है ये डेडिकेटेड होगा वन शॉट रिवीजन ऑफ द फिज़िक्स। चलिए स्टार्ट करें। डेफिनेटली सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ऐसे एमएनएस वॉरियर्स जो अपना पेपर 2021 में देंगे, एमएनएस का रिटन एग्जामिनेशन 2021 में फ़ेस करेंगे, उनके लिए हमने नया बैच स्टार्ट किया है। स्टडी मंत्रा इज़ वेटिंग फॉर एवरीवन। तो अगर आप हमें अपनी सक्सेस स्टोरी का एक छोटा सा पार्ट बनाना चाहें, आपको हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ पहले कॉमेंट में पिन किया हुआ। ओके, आगे बढ़ें। जी हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें अपने वैल्यूएबल सजेशंस या फिर आपका अगर कोई डाउट बचता है तो वो भी ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम फोकस करेंगे मेनली फार्मूलाज पे। फॉर्मूले हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं, ताकि ये वीडियो आपको एक क्विक रिवीजन दे सके। और अगर आप सिर्फ इतना ही रिवाइज़ करते हैं, इतना ही माइंड में रख के जाते हैं, तो आपके क्वेश्चन पेपर में कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आपको ना आने पाए। इसलिए ये आज का सेशन डेडिकेटेड होगा रिवीजन के तौर पे।
बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस आज हम सब्जेक्ट की नहीं करेंगे, क्योंकि अब डीप एनालिसिस का टाइम नहीं है, अब टाइम है रिवीजन का और चीज़ों को दिमाग में रखने का। तो जो है जैसा है उसे समझने की कोशिश करिए और अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करिए, क्योंकि अब अगर बहुत ज़्यादा आप डीप जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाएंगे, तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, साथ ही साथ अब उसके लिए आपके पास सही मौका नहीं है। तो कॉन्सेप्ट में जाने से अच्छा है चीज़ों को दिमाग में बिठाइए और उसे वैसे ही समझने की कोशिश करिए, ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को डील करने की तरफ आगे बढ़ पाएँ। तो पहली चीज़ है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं तो इसकी अगर हम यूनिट की बात करें, SI यूनिट इज़ एम्पियर। करंट की SI यूनिट क्या है? एम्पियर। चलिए, फॉर्मूला क्या है? I = F/E, जहाँ पर E क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, और F क्या है? F है इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी, यानी इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में जितने नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशन करेगा वही उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और I यानी करंट क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो जाएगी? आपकी करंट। करंट की SI यूनिट एम्पियर है, ठीक। और अगर इसको टाइम पीरियड के टर्म्स में हम डिनोट करना चाहें करंट को, तो टाइम पीरियड होता है 1/फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या होता है? 1/फ्रीक्वेंसी। तो I क्या हो जाएगी? करंट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू E/T। E क्या है? सेम, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। T क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कहाँ से आया? 1/f से, और हमने 1/f को यहाँ रिप्लेस कर दिया, ठीक। ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। नेक्स्ट है मैनी चार्जेस ऑन स्ट्रेट लाइन। अगर बहुत सारे चार्जेस एक स्ट्रेट लाइन पे हों तो कौन सा इक्विलिब्रियम बनता है? दैट इज़ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी अगर बहुत सारे इलेक्ट्रिक चार्जेस को एक स्ट्रेट लाइन में रखा जाए, तब आपसे पूछा जाए कि इन इलेक्ट्रिक चार्जेस में कौन सा इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा, तो कोई दिमाग नहीं लगाना है कि न्यूट्रल है, कि स्टेबल है या अनस्टेबल है। सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्शन देख के टिक लगाना है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या आया, कैसे आया, हम फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। अभी ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की और दिमाग में वन लाइनर्स को रखने की। तो सीधा सा क्वेश्चन डायरेक्ट वन लाइनर पूछा जाता है कि अगर बहुत सारे चार्जेस को एक लाइन में रखा जाए तो कौन सा इक्विलिब्रियम बन रहा है? दैट इज़ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है फोर्सेस बिटवीन चार्जेस। अगर दो चार्जेस रखे जाएं और उसके बीच में कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो पूछा जाए, तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है? F फोर्स इक्वल्स टू 1/4πε0, 1/4πε0 Q1 Q2। Q1 Q2 क्या है? चार्जेस हैं जो रखे गए थे, अपॉन R - T + T√K का होल स्क्वायर। अच्छा, R - T, ये R क्या है? दोनों के बीच की दूरी, चार्जेस के बीच की दूरी। T क्या है? वो थिकनेस है जितनी थिकनेस तक डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भरा गया है। समझिए, इसको ऐसे समझिए, ये कौन से फोर्स का फॉर्मूला है। ऐसे कह रहे हैं कि आपके पास दो, एक सपोज़ ये यहाँ पे Q1 चार्ज है, ये यहाँ पे Q2 चार्ज है, और ये आपस में R दूरी पर रखे थे, ठीक। इस R दूरी के बीच में T थिकनेस का कोई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया गया, यानी इन Q1 Q2 के बीच की दूरी क्या थी? R ही थी, और बीच में T थिकनेस का कोई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा गया है। ऐसी कंडीशन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा जा रहा है। तो फोर्स के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे कि 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R - T। R जो कि टोटल डिस्टेंस थी, इन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी थी। T वो थिकनेस थी जितनी थिकनेस का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट रखा गया था, प्लस T√K। क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, का होल स्क्वायर, ठीक। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। इस फार्मूला में अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि ऐसे तो अगर हमसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द चार्जेस बिटवीन टू, व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस केप्ट एट द डिस्टेंस ऑफ R,
तो आप क्या लगाते हैं, F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², जहाँ पे r क्या होता था, उन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी होती थी, Q1 Q2 उन दोनों चार्जेस की क्वांटिटी होती थी। सेम आपको यहीं भी करना था, 1/4πε0 ही लेना था। Q1 Q2 वो चार्जेस हैं, r क्या है, दूरी ही है उनके बीच की दूरी। बस फ़र्क क्या है इसमें कि इसमें इस वाले फॉर्मूला के लिए कहा गया है कि एक T थिकनेस का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इन दोनों के बीच में रख दिया गया है, तब आपसे फोर्स पूछा गया है। ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि पूरे में डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट नहीं भरा गया है, सिर्फ थोड़े पोर्शन में डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भर दिया गया है, फिर आपसे फोर्स पूछा गया है। चलिए, इसकी बात हो गई। अब आगे बात करते हैं K की। K क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है और उसका रेशियो पूछा जाता है। तो डाई इलेक्ट्रिक, अच्छा A क्या है, एयर, A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम एयर को, और M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मीडियम को। A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एयर और M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम मीडियम को। तो K इक्वल्स टू रेशियो, अगर बात करें कि अगर सेम चीज़ हमने एयर में रखी है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए, और उसके बाद हम उसी दोनों चार्जेस को या उठा के किसी मीडियम में ले जाएं, तो उसके फोर्स पे, पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ेगा। K क्या है, उस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऐसे समझ सकते हैं हम, है ना। नहीं समझ में आ रहा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को दिमाग में बैठाने की कोशिश करिए। इस रेशियो के लिए क्या बात की गई है कि आपके पास दो चार्जेस हैं, पहले उन चार्जेस को एयर में रखा गया है, तब बात की गई है कि उनके बीच कितना फोर्स लग रहा है, क्या पोटेंशियल है, क्या पोटेंशियल एनर्जी है, क्या कैपेसिटेंस है, इन चीज़ों की। उसके बाद उन्हीं दो चार्जेस को उठा के एक मीडियम में रखा गया है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K। मीडियम में रखने के बाद उन्हीं दोनों चार्जेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, फोर्स क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इन सब चीज़ों की चर्चा की गई है और उन दोनों कंडीशंस का रेशियो निकाला गया है इन टर्म्स ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म्स में देखें तो फोर्स इन द एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K विल बी इक्वल्स टू फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर अपॉन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम। फिर E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू चार्जेस इन एयर अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू चार्जेस इन मीडियम। फिर क्या है, पोटेंशियल ऑफ टू चार्जेस इन एयर अपॉन पोटेंशियल इन टू चार्जेस बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम। देन पोटेंशियल एनर्जी, U से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस इन एयर अपॉन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस इन मीडियम। देन C इज़ फॉर कैपेसिटेंस। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि चाहे फोर्स हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे पोटेंशियल हो या फिर पोटेंशियल एनर्जी, ऊपर वाला टर्म क्या है, एयर वाला, और लेकिन कैपेसिटेंस के मामले में ऊपर वाला टर्म कौन सा है, मीडियम वाला। ठीक, तो कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम अपॉन कैपेसिटेंस इन एयर, ये चीज़ हो गई। इसके बाद बात करें कि 1/4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ इन MKS सिस्टम। और अगर इसकी CGS यूनिट में बात करें तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाती है 1। ठीक, 1/4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1 इन CGS, और अगर MKS सिस्टम में बात करें तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁹। इसके बाद बात करें फैराडेज आइस पेल एक्सपेरिमेंट। जो फैराडे जी का आइस पेल एक्सपेरिमेंट था, इससे उन्होंने क्या पता लगाने की कोशिश की थी, ये एक डायरेक्ट वन लाइनर पूछा जाता है, और इससे इन्होंने क्या बताया था, इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज क्या होता है कि किसी चार्ज पार्टिकल की वजह से किसी अनचार्ज सब्सटेंस में कोई चार्ज, अपोजिट चार्ज जब अपने आप डेवलप कर जाता है, इंड्यूस हो जाता है, तब हम कहते हैं उसे इंड्यूस चार्ज। सपोज़ आपके पास कोई एक चार्ज बॉडी रखी हुई है और आपने उसको किसी ऐसी अनचार्ज बॉडी के पास रखा है जिसके पास अभी कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज बॉडी की वजह से उस अनचार्ज बॉडी में जो भी चार्ज डेवलप होगा उसको क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड चार्ज। यानी एक अनचार्ज बॉडी ने एक चार्ज बॉडी ने एक अनचार्ज बॉडी को भी चार्ज कर दिया,
ये फिनोमेना क्या कहलाएगा, इंडक्शन। ठीक, और इस पे जिस अनचार्ज बॉडी पे जितना चार्ज आएगा वो क्या होगा, इंड्यूस चार्ज। नहीं आया ऐसे समझो, आपका पढ़ने में मन लगता था और आपके दोस्त का पढ़ने में मन नहीं लगता था। आपके दोनों के पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि मेरा बच्चा तो पढ़ता है और मेरा नहीं पढ़ता, कुछ तो सॉल्यूशन निकालना चाहिए। क्या किया गया कि आपको कुछ दिन उसकी संगत में रह दिया गया। वो होता है ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है और संगत का बहुत असर पड़ता है। तो बस आपको उसके साथ रखा गया। ये तो नहीं पता कि आपने पढ़ना छोड़ दिया या उसने पढ़ना शुरू किया, लेकिन संगत का असर हुआ। तो यही है, एक बॉडी में चार्ज पहले से प्रेजेंट था और एक बॉडी में चार्ज नहीं प्रेजेंट था। जिस बॉडी में चार्ज नहीं प्रेजेंट था उसमें डेवलप हो गया दूसरे की वजह से। इस फिनोमेना को हमने इंडक्शन कहा, और जितना चार्ज डेवलप हुआ उसको क्या कहा, इंड्यूस्ड चार्ज। तो इंड्यूस्ड चार्ज किसकी मदद से निकाला गया, फैराडेज आइस पेल एक्सपेरिमेंट की मदद से। इसके बाद रिलेटिव परमिटिविटी निकालने का ये एक रेशियो है। ठीक, रिलेटिव वर्ड कहीं यूज़ हो जाए या फिर कहीं पे भी इस्तेमाल किया जाए तो हमेशा एक चीज़ ध्यान में आनी चाहिए, रिलेटिव यानी किसी चीज़ का रेशियो बताया जा रहा है। और जब रेशियो की बात की जाती है तो वो फिज़िकल क्वांटिटी क्या हो जाती है, यूनिट एंड डायमेंशन लेस। यानी जब कभी भी कहीं भी किसी फिज़िकल क्वांटिटी में रिलेटिव टर्म का यूज़ किया जाएगा तो वो फिज़िकल क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, यूनिट एंड डायमेंशन लेस। क्यों, सपोज ऐसे देख लेते हैं, इसका भी कॉन्सेप्ट है। देखो 1 मीटर को अगर आप 1 मीटर से डिवाइड करोगे तो 1 को 1 से डिवाइड किया, आंसर आया 1, और मीटर हो गया कैंसिल। यानी यूनिट्स क्या हो जाती हैं डिवीजन के बाद, कैंसिल आउट। ठीक, यानी अगर रिलेटिव टर्म कहीं यूज़ किया जाए तो वो क्या है, एक रेशियो प्रॉपर्टी है, और रेशियो प्रॉपर्टी हमेशा यूनिट एंड डायमेंशन लेस होती है। तो रिलेटिव परमिटिविटी भी क्या हो जाएगी, यूनिट एंड डायमेंशन लेस। रिलेटिव परमिटिविटी बराबर होती है परमिटिविटी अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी ये किसी मीडियम की परमिटिविटी है अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इक्वल्स टू इसको के मान सकते हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के उस मीडियम के। ठीक, ये क्या है, एक डायमेंशन लेस प्रॉपर्टी है। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी बहुत सारे ऐसे 1 शॉट फॉर्मूलाज और 1 शॉट ट्रिक्स बाकी हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक 1 शॉट रिवीजन देंगे आज हम अपनी फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन को, क्या है, कैसे है, कौन सी चीज़ कैसे आ गई। ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स में जाने की ज़रूरत अब नहीं है क्योंकि अब उसका मौका नहीं है। हम डेफिनेटली कॉन्सेप्ट्स में भी जाएंगे लेकिन अभी नहीं। अभी हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन की। तो वो हम क्या करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन करेंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट, वी विल बी राइट बैक विद सम न्यू फॉर्मूलाज। ओके बच्चों, सेशन में आगे बढ़ें, डेफिनेटली सेशन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि ऐसे एमएनएस वॉरियर्स जो अपना एग्ज़ाम 2021 में फ़ेस करेंगे, हमने उनके लिए नया बैच स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप हमें अपनी सक्सेस स्टोरी का एक छोटा सा इत्तू सा पार्ट बनने का मौका देना चाहते हैं तो वी आर वेटिंग फॉर यू। हम आपका तहे दिल से इंतज़ार कर रहे हैं। आपको हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ पहला कमेंट पिन किया हुआ। ओके बच्चों, आज हम क्या कर रहे हैं, फ़िज़िक्स का रिवीजन। हर एक फॉर्मूला देख रहे हैं, फॉर्मूला में जो फिज़िकल क्वांटिटी है उसकी डिपेंडेंसी देख रहे हैं। ये वीडियो आपको देगा 1 शॉट रिवीजन, तो वीडियो को स्किप मत करिए, कोई भी पार्ट स्किप मत करिए। आज की 2 लाइनें डेफिनेटली पहले तो रह गई, कोई बात नहीं, हम आए हैं आप आए हैं, लाइनें ना आए हो ही नहीं सकता। तो मेरी बच्चा पार्टी के लिए 2 लाइनें कुछ इस तरह हैं कि मत कहो अपने खुदा से कि मेरी मुश्किलें कितनी बड़ी हैं, मत कहो अपने खुदा से कि मेरी मुश्किलें कितनी बड़ी हैं, कह दो अपनी मुश्किलों से कि मेरा खुदा बहुत बड़ा है। यानी अगर आप अब किसी चीज़ को पाने के लिए डिटरमाइंड हैं, फोकस्ड हैं, तो भगवान भी आपको उस चीज़ को दिलाने में पूरी कोशिश करता है, ज़रूर देता है। हाँ, आपकी टेस्ट लेता है, आपकी परीक्षाएं लेता है, कुछ मुश्किलें आपको देता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि सोना तभी कुंदन बनता है जब उसे तपाया जाए।
तो अभी क्या है, आपकी तपिश झेलनी है क्योंकि आगे निखरना है। चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं। कुछ और फॉर्मूला है बच्चों। अभी आपको एग्जाम में क्या होगा, क्या क्वेश्चन देके एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा? नहीं, क्वेश्चन देके डायरेक्ट आपसे आंसर पूछा जाएगा और हम वही कर रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही डिस्कस कर रहे हैं और उनके आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर दिमाग में रखिए, क्या होगा कैसे होगा हम बात करेंगे ना। भगवान ने ज़िंदा रखा है कोरोना में, आगे भी रखेंगे। हम आएंगे, आप आएंगे, महफिलें जमती रहेंगी। चलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की बात करें तो P से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P का फॉर्मूला क्या है? Q इंटू L। Q क्या है? चार्ज है, एक चार्ज है। और L क्या है? जैसे देखो इधर ये हुआ Q1 Q2, ऑपोजिट चार्जेस को एक साथ लाके रख देते हैं तो ये क्या करते हैं, एक डाइपोल की तरह काम करते हैं। और इस डाइपोल का हमें डाइपोल मूवमेंट निकालना है। ये दोनों चार्जेस इक्वल होते हैं लेकिन ऑपोजिट इन नेचर होते हैं, यानी अगर ये Q1 है ये Q2 है तो ये दोनों बराबर होंगे, अगर लेकिन ये पॉजिटिव है तो ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इसलिए डाइपोल मूवमेंट निकालने के लिए सिर्फ हम एक चार्ज की क्वांटिटी ले रहे हैं और L क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी। तो P इक्वल्स टू Q इंटू L। ठीक, आगे बढ़ो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन सपोज ये Q1 Q2 डाइपोल है, Q1 Q2 की वजह से डाइपोल है और एक्सियल पोजीशन ये यहाँ पे पॉइंट P है। तो इस पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे r क्यूब है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, r क्यूब। r क्या है, डाइपोल के सेंटर से इस पॉइंट के बीच की दूरी। r क्या है, डाइपोल के सेंटर से, ध्यान रखिएगा r क्या है, डाइपोल के सेंटर से इस पॉइंट के बीच की दूरी है। और फॉर्मूला क्या है, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p, यानी डाइपोल मूवमेंट का कैसा है, ट्वाइस 2p अपॉन r क्यूब, 2p अपॉन r क्यूब। कैसी पोजीशन में, एक्सियल पोजीशन में। ये वाली पोजीशन है एक्सियल पोजीशन, यानी डाइपोल ऐसे रखा हुआ है और उसके साइड में आगे बढ़ के क्या रख दिया है, एक पॉइंट है। ठीक, आगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन। ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन कैसी हो गई, ये Q1 Q2 दो चार्ज थे, इनकी वजह से ये डाइपोल बना ब्रॉड, यानी ऐसे कुछ परपेंडिकुलर पोजीशन। ये हो गया पॉइंट P। ठीक, ये क्या है, पॉइंट P। तो ऐसे में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे देखो P है, ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन में यहाँ पे सिंगल P है और एक्सियल पोजीशन पे यहाँ पे 2p है, 2p अपॉन r क्यूब, p अपॉन r क्यूब। ये दोनों में डिफरेंस है और ये ध्यान रखने वाला डिफरेंस है क्योंकि इसी पे वन लाइनर जनरेट कर देते हैं कि क्या होगा, एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, दोनों में क्या रिलेशन है। देखो रिलेशन की बात करो तो अगर ब्रॉड ऑन साइड की बात करो, इसकी आधी कर दो तो देखो ये इसको अगर ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन की इलेक्ट्रिक फील्ड को 2 टाइम्स कर दो तो जो एक्सियल पोजीशन की इलेक्ट्रिक फील्ड है आ जाएगी कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 है, पूरा देखो वही है ना टर्म, 1/4 पाई p, 1/4 पाई p अपॉन r क्यूब, 1/4 पाई p अपॉन r क्यूब, दोनों चीज़ें वही है ना। क्या है, केवल यहाँ पे 2, यानी अगर इसका डबल कर दो तो ये आ जाएगी, इसका डबल करोगे तो ये आ जाएगी, यही रिलेशन है और ये डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखोगे। ठीक, आगे बढ़ो। टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, टाइम पीरियड पूछा जा सकता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, यानी अगर कोई डाइपोल है मूवमेंट कर रहा है तो उसका डाइपोल का टाइम पीरियड क्या होगा, t इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 2 पाई ब्रैकेट 2 पाई अंडर रूट। ठीक, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट i अपॉन p, t इक्वल्स टू 2 पाई i अपॉन pe। Pe क्या है, डाइपोल मूवमेंट है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइपोल की वजह से, P क्या है, डाइपोल मूवमेंट, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, I क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इतना जाने की ज़रूरत नहीं है ना, इतना पूछा जाता है आपसे। क्या पूछा जा सकता है कि जो T है, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड किस पे कर रहा है, E। देखो फॉर्मूले में एक फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले में जो चीज़ें जो टर्म्स आते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी उन्हीं पे डिपेंड करती है। और वैसे ही कैसे, देखो T है, ठीक है, यानी टाइम पीरियड निकाल रहे हैं। फॉर्मूला क्या है,
2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पी। आई भी यूज़ हुआ है यानी टाइम पीरियड आई पे भी डिपेंड करेगा, पी भी यूज़ हुआ है यानी टाइम पीरियड पी पे भी डिपेंड करेगा, और ई भी यूज़ हुआ है यानी टाइम पीरियड ई पे भी डिपेंड करेगा। अब कैसे? आई क्या है? ऊपर है, अपॉन में नहीं है। आई क्या है? मल्टीप्लाई में है, यानी आई बढ़ाओगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। कितना? अगर इसको 2 टाइम्स बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड कितना बढ़ेगा? अंडर रूट 2 टाइम्स। क्यों? क्योंकि आई कैसे है? अंडर रूट में है, ठीक, अंडर रूट में है, यानी इनर्शिया को बढ़ाओगे 2 टाइम्स तो टाइम पीरियड कैसे बढ़ जाएगा? अंडर रूट 2 टाइम्स। इनर्शिया को बढ़ा दिया 4 टाइम्स तो टाइम पीरियड कैसे बढ़ा? अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी? 2, यानी टाइम पीरियड क्या हो गया? ट्वाइस। टाइम इनर्शिया को बढ़ाया 5 टाइम्स तो टाइम पीरियड कितना बढ़ा? अंडर रूट 5 टाइम्स, ठीक। टाइम पीरियड कितना बढ़ गया? अंडर रूट 5 टाइम्स। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड के फॉर्मूला क्या था? t = 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पी ई। आई क्या था? मल्टीप्लाई में, इस वजह से इनर्शिया बढ़ाने पे टाइम पीरियड बढ़ रहा था, ठीक। दूसरी चीज़ें देखो, p क्या है? डाइपोल मूवमेंट, और p कैसे है? अपॉन में। p क्या है? अपॉन में, यानी डिवीजन में। जो चीज़ किसी फॉर्मूले में अगर इनटू में होती है तो उसको बढ़ाने पे वो फिज़िकल क्वांटिटी बढ़ जाती है, और अगर डिवीजन में होती है, अपॉन में होती है, तो उसको बढ़ाने पर वो पर्टिकुलर फिज़िकल क्वांटिटी घट जाती है। जैसे आई यहाँ पे क्या था? इनर्शिया क्या था? इनटू में था, इसलिए इनर्शिया बढ़ाने पर डाइपोल का टाइम पीरियड बढ़ रहा था, लेकिन पी यानी डाइपोल मूवमेंट यहाँ अपॉन में है, डिवीजन में है, यानी पी बढ़ाने पे टाइम पीरियड क्या होगा? घटेगा। कितना घटेगा? अंडर रूट 2 टाइम्स। भैया पूरा ही अंडर रूट में है, तो अगर डाइपोल मूवमेंट आप अंडर रूट 2 बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड अंडर रूट 2 घट जाएगा। डाइपोल मूवमेंट आप अंडर रूट 4 बढ़ाओगे तो आप 4 टाइम्स बढ़ाओगे तो जो टाइम पीरियड होगा वो अंडर रूट 4 टाइम्स घट जाएगा। अंडर रूट 4 यानी 2, यानी अगर आपने डाइपोल मूवमेंट को 4 टाइम्स बढ़ा दिया है तो जो आपका टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा? 2 टाइम्स घट जाएगा, ठीक। सेम बात आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी अप्लाई होगी जो डाइपोल मूवमेंट पे अप्लाई हो रही थी। चलो, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल मूवमेंट। टॉर्क पूछा जाता है डाइपोल मूवमेंट पे क्या होता है, तो दैट इज पी ई साइन थीटा। पी क्या है? डाइपोल मूवमेंट, ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और साइन थीटा क्या है? थीटा, साइन थीटा देखो वैल्यू होती है, और थीटा क्या होगा? पी, डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की दूरी। डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है? थीटा। थीटा क्या है? पी और ई के बीच का एंगल है, और टॉर्क क्या है यहाँ पे? टाउ। टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। ये डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है फॉर्मूला कि टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल कितना होता है? पी ई साइन थीटा। टॉर्क याद रखेंगे, ये एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। नेक्स्ट आता है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। देखो U इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है? माइनस पी ई कॉस थीटा। देखो टाउ में क्या है? पी ई साइन थीटा, और पोटेंशियल एनर्जी में क्या है? पी ई कॉस थीटा। तो ये दोनों चीज़ें याद रखोगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आता है? फाई। फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा क्या है? E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, ए क्या है? एरिया वेक्टर। E और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? थीटा, यानी फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। थीटा क्या है? E और A के बीच का एंगल। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, A क्या है? एरिया वेक्टर, ठीक। फिर आती है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, 1 लाइनर है ये थ्योरम। गॉस जी ने क्या बताया था कि कोई इनक्लोज्ड बॉडी है, हमेशा इसकी 2-3 कंडीशन याद रखोगे गॉस थ्योरम पे जब भी क्वेश्चन आता है, कि कोई भी इनक्लोज्ड बॉडी यानी बॉडी का कंप्लीट होना ज़रूरी है। देखो ये सर्कल कंप्लीट है ना, गोल एक सर्कल कंप्लीट है, कहीं से ओपन नहीं है। ये रेक्टेंगल कंप्लीट है, ये स्क्वायर कंप्लीट था, ये रेक्टेंगल कंप्लीट है। अभी देखो ओपन है, ओपन नहीं है, कहीं से भी क्लोज है। लेकिन ये बॉडी, ये जो सेमी सर्कल बन गया, ये इनकम्प्लीट है, खुला हुआ है ना एक साइड से। तो गॉस थ्योरम हमारी इनकम्प्लीट सरफेसेस पे लागू नहीं होती। किस पे लागू होती है? क्लोज्ड सरफेसेस पे। देखो ये क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है, ये क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है, और ये भी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है। तो गॉस थ्योरम के लिए ये चीज़ ज़रूरी है ध्यान रखना
कि क्लोज्ड ऑब्जेक्ट्स पे ही गॉस थ्योरम अप्लाई होती है। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है कि कितना भी चार्ज हो इस पे, अगर सपोज इस पे Q चार्ज है तो जो फ्लक्स होगा दैट इज़ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट सबके लिए। अगर चाहे कोई भी बॉडी हो, किसी भी शेप पे हो, अगर उस पर टोटल चार्ज Q है तो उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सी गॉस थ्योरम थी कि कोई भी क्लोज्ड बॉडी पे अगर टोटल चार्ज Q है तो उससे पास होने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे Q क्या है, टोटल चार्ज है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो गॉस थ्योरम किस पे अप्लाई हो रही है, क्लोज्ड सरफेसेस पे। और क्या कह रही है कि कोई भी क्लोज्ड सरफेस हो, चाहे किसी भी शेप की हो, क्लोज्ड होना ज़रूरी है, और अगर उस पर टोटल चार्ज Q है तो उससे पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, फाई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्ट क्वेश्चन गॉस थ्योरम का। No need to go anywhere, take a very quick screenshot. We will be right back with some other concepts and some other formulas. Okay, फिर से देखो, फिर से कुछ वन लाइनर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। बहुत ध्यान रख के वीडियो को देखेंगे और कोई भी पार्ट वीडियो का स्किप नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे फॉर्मूला पिक होते हैं और क्वेश्चंस पिक होते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रिवीजन के साथ ही साथ। ये वो फॉर्मूलाज हैं जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो कोई भी पार्ट स्किप मत करिए। दिस वीडियो विल गिव यू अ क्विक शॉर्ट रिवीजन ऑफ फिज़िक्स। ठीक है, ये आपको फिज़िक्स का क्विक शॉर्ट रिवीजन देगा, वन शॉट रिवीजन है। फटाफट फिज़िक्स सेकेंड रिवाइज हो जाएगी, और आई प्रॉमिस जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, जितनों पे क्वेश्चन बन सकता है, एवरीथिंग इज़ हियर। चलो, एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि अगर ऑयल ड्रॉप या फिर सोप बबल को कुछ चार्ज दे दिया जाए तो उसके साइज़ या रेडियस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो साइज़ या रेडियस बढ़ जाएगा, बढ़ रहा है। साइज़ या रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या करने पे, सोप बबल या फिर ऑयल ड्रॉप को चार्ज देने पे। क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा, भाड़ में जाए यार। हमें एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, क्यों क्या हुआ, क्या फ़र्क पड़ा। बस चार्ज दिया है हमने, किसको, सोप बबल को या फिर ऑयल ड्रॉप को, क्या हुआ है, उससे साइज़ बढ़ा है। बाद में डिस्कस करेंगे हम कि क्यों बढ़ा, कैसे घटा। अभी एग्ज़ाम फोकस किस पे, एग्ज़ाम फोड़ने पे। चलो, टू बॉडीज़ आर टच्ड, नेट चार्ज ऑन ईच। दो चार्ज बॉडीज़ थी, एक बॉडी पे चार्ज Q1 था, दूसरी बॉडी पे Q2 था। इन दोनों को आपस में टच कराया गया, उसके बाद नेट चार्ज। ऐसा क्वेश्चन आए ना कि नेट चार्ज निकालो हर बॉडी पे, दो बॉडीज़ पे डिफरेंट चार्ज था, Q1 Q2, और नेट चार्ज निकालना है उन दोनों को टच कराने के बाद। सिर्फ एवरेज निकालो। एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों का टोटल चार्ज जोड़ दो। Q1 पहली बॉडी पे था, Q2 दूसरी बॉडी पे था, उसका आधा, हाफ आ गया, एवरेज निकाल दिया। एवरेज चार्ज के बराबर दोनों पे चार्ज बचेगा, जिस पे कम था उस पे दूसरे पे, जिस पे ज़्यादा था उससे उठ के दूसरे पे चला गया, जिस पे कम था उसको चार्ज मिल गया। हुआ क्या, एवरेज निकालना है। यानी दो बॉडीज़ थी जिस पे डिफरेंट चार्ज था, Q1 Q2, उन दोनों को आपस में टच कराया गया। फाइनल चार्ज पूछा गया है हर बॉडी पे फाइनल चार्ज कितना, एवरेज के बराबर। एवरेज कैसे निकालोगे, जो टोटल चार्ज आएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, हाफ, बस एवरेज। ठीक, नेक्स्ट आओ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी एप्सिलॉन नॉट की आपसे कभी कभी डायरेक्ट वैल्यू पूछ ली जाती है। वो क्या है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। और कभी कभी इसकी यूनिट पूछ ली जाती है। यूनिट क्या है, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये क्या है, यूनिट किसकी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की, और वैल्यू भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट। चार्ज शीट है कोई और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सिग्मा आप कैसे निकालते हो, सपोज ये एक चार्ज शीट थी, इस पे चार्ज था Q और इसका A था एरिया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी एरिया से आपका रिलेशन है,
तो सिग्मा इक्वल टू टोटल इस शीट पे जितना चार्ज था Q अपॉन उस शीट का एरिया। तो Q अपॉन ए क्या हो गया, सिग्मा, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये उठा के सिग्मा आपने ई में रख दिया। फटाफट से क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज शीट। ये हुआ, कैसे हुआ, नहीं मतलब यार क्वेश्चन आ रहा है आंसर टिक करो, बात खत्म, सिलेक्शन हो जाओ, बाहर आगे जाओ। कोई पूछने आ रहा है कि कैसे पास हुए, नहीं ना, पास हुए, मुद्दा खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कई बार ये आपको पिक्टोरियल फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो ये एक प्लस चार्ज है, ये एक माइनस चार्ज है, और एक डायग्राम ऐसे बना दिया, एक डायरेक्शन ऐसे दिखा दी, एक ऐसे दिखा दी, ये ए दे दिया, ये बी दे दिया। पूछा गया इनमें से सही डायग्राम कौन सा है, ए वाली लाइन सही है या बी वाली लाइन सही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी सही कौन सा है, ए वाला, पॉजिटिव से नेगेटिव ए वाला, ठीक, ये हो गया। आगे बढ़ो। वर्क डन इन इक्विपोटेंशियल सरफेस दैट इज जीरो। इक्विपोटेंशियल सरफेस, अब इस पे कैसे क्वेश्चन आता है, या तो डायरेक्ट ऐसे ही आ जाएगा कि व्हाट, फाइंड आउट द वर्क डन इन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं और उसका वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो, ठीक। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है कि अगर ये आपकी एक सरफेस है ए और एक सरफेस है बी, और दोनों पे पोटेंशियल V जितना है उतना ही इस पे है, यानी अगर A पर VA है और V पे VB है तो VA और VB बराबर है। V क्या है, पोटेंशियल, यानी जितना पोटेंशियल A सरफेस पे है उतना ही पोटेंशियल सरफेस B पर है। इक्वी पोटेंशियल यानी सेम पोटेंशियल, जितनी पोटेंशियल A पे है उतनी ही B पर है, तो उस दोनों सरफेसेस पे किया गया काम कितना होगा, चार्ज को उठा के इधर से उधर ले जाने पे कितना काम किया गया है, ज़ीरो। क्यों, पोटेंशियल सेम है, ठीक। चलो कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है अपने में किसी चार्ज को, कितना चार्ज कोई ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकता है, वो उसका क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू Q अपॉन V। यहाँ पे Q क्या है, चार्ज जो कि स्टोर हो रहा है, V क्या है, पोटेंशियल, ठीक। तो C इक्वल्स टू Q अपॉन V, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ कितना लेते हैं, इन्फिनिटी। कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ कितना है, इन्फिनिटी, यानी अर्थ हमारा इन्फिनिटी चार्ज स्टोर कर सकती है। अर्थ हमारा कितना भी चार्ज दे दो स्टोर करती चली जाती है। अर्थिंग करते हैं हम, यानी अर्थिंग जो की जाती है उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज आ रहे हैं उसे अर्थ में स्टोर करा देना, ठीक, जिससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक्स ना लग पाएँ। इलेक्ट्रिक शॉक को प्रिवेंट करने के लिए क्या की जाती है, अर्थिंग की जाती है। ये था क्विक रिवीजन फिज़िक्स का। थोड़े से फॉर्मूलाज और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अभी बाकी हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। वी विल बी राइट बैक विद some other formulas and some other concepts, तो no need to go anywhere, stay connected बच्चा पार्टी। ये फिज़िक्स है मेरी जान, कहते हैं ना ये मुंबई है मेरी जान, अरे ये तो फिज़िक्स है यार। देखो इससे ज़्यादा सिंपल और कॉन्सेप्चुअल और क्वेश्चन बेस्ड एग्जैक्ट कुछ नहीं, फटाफट से पढ़ो, आराम से क्लियर करो। ओके बच्चों, चलो आगे डिस्कस करते हैं। रेजिस्टेंस क्या है, R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। रेजिस्टेंस क्या है, R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए, जहाँ पे रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जहाँ पे रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। R क्या था, रेजिस्टेंस ऑफ एनी करेंट, एनी कंडक्टर। R क्या था, रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर, यानी किसी कंडक्टर, कंडक्टर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट को आपस में पास होने दे, अपने से पास होने दे। उसका अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, रो अपॉन एल अपॉन रो, R इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए। तो रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एल क्या है, कंडक्टर की लेंथ, और ए क्या है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। ये है लेंथ, ये है क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक। और रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, रो पे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे, एल पे। एल क्या है, लेंथ, लेंथ देखो इनटू में आई है ना, मल्टीप्लाई में, यानी जैसे जैसे लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। और देखो ए क्या है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन में आया है, यानी जैसे जैसे एरिया बढ़ाओगे रेजिस्टेंस क्या होगा,
घटता जाएगा। चलो इसके बाद कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है? सिग्मा। सिग्मा इक्वल्स टू 1/रो। कंडक्टिविटी क्या होती है? 1/रो के बराबर, 1/रो। यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा कंडक्टिविटी किसी कंडक्टर के लिए उतनी ही कम होती जाएगी। ठीक, जितनी ज़्यादा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उतनी कम कंडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि कंडक्टिविटी इक्वल्स 1/रो। चलो फिर आते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू I/A। I क्या है? करंट, A क्या है? एरिया। यानी करंट डेंसिटी के लिए कितना निकाल सकते हैं कि पर्टिकुलर एक यूनिट एरिया में कितनी करंट फ्लो हो रही है, दैट इज़ नोन एज करंट डेंसिटी। तो I क्या है? करंट, टोटल करंट जितनी फ्लो हो रही है, और A क्या है? एरिया। A क्या है? एरिया, और करंट A क्या है? एरिया। I क्या है? टोटल करंट। तो करंट डेंसिटी इक्वल्स टू I/A। ठीक, या फिर आप करंट डेंसिटी को कैसे लिख सकते हो? सिग्मा इंटू ई। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं इलेक्ट्रिक वर्क पे। देखो इलेक्ट्रिक वर्क और पावर फॉर्मूलाज कितने कोरिलेट होंगे, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक वर्क और पावर, वर्क इक्वल्स टू VIT, W इक्वल्स टू VIT। V क्या है? V क्या है? पोटेंशियल। I क्या है? करंट। T क्या है? टोटल टाइम जिसमें आपको वर्क निकालना है। W इक्वल्स टू VIT। V क्या है? पोटेंशियल। I क्या है? करंट। T क्या है? टाइम। तो W इक्वल्स टू VIT, या फिर W इक्वल्स टू I² RT। R क्या है? रेजिस्टेंस। W देखो वर्क डन के, इलेक्ट्रिक वर्क डन के 3 फॉर्मूले हैं आपके पास। कौन सा फॉर्मूला लगाना है डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। अगर पोटेंशियल, करंट और टाइम दिया है तो आप W इक्वल्स टू VIT लगाओगे। अगर करंट, रेजिस्टेंस और टाइम दिया है तो I², ध्यान रखना I² RT है। और अगर पोटेंशियल, रेजिस्टेंस और टाइम दिया है तो V²/R इंटू T लगाओगे। इसके बाद पावर में आ जाओ। इलेक्ट्रिक पावर देखो कितने कोरिलेटिंग फॉर्मूला हैं। जो फॉर्मूला आपने इलेक्ट्रिक वर्क के लिए याद किया था उन सब से T हटा दो। जो फॉर्मूला आपने इलेक्ट्रिक वर्क के लिए याद किया था उन सब से T हटा दो। क्या बच गया? पावर बच गई भाई। देखो P इक्वल्स टू VI, P इक्वल्स टू I²R, P इक्वल टू V²/R। सिंपल। वही वर्क, पावर, पावर का वैसे भी फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। यूनिट टाइम में जितना वर्क करोगे वही होती है पावर। तो इसको सबसे T हटा दो, क्या बचा? पावर। चलो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब आप रेजिस्टेंस को, रजिस्टर्स को, कंडक्टर्स को जोड़ो तो जो टोटल रेजिस्टेंस होता है दैट इज R1 + R2 + R3 के बराबर। यानी अगर आपने कंडक्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? R1 + R2 + R3। एक क्वेश्चन बनता है कि अगर कंडक्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाए तो जो फाइनल रेजिस्टेंस आता है वो बढ़ता है या घटता है? यानी सीरीज कॉम्बिनेशन बनाने पर फाइनल रेजिस्टेंस हमेशा ज़्यादा मिलेगा या कम? ज़्यादा मिलेगा भाई। क्यों? देखो जोड़ ही रहे हैं, इन सबको जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने पर कोई चीज़, भैया 2 + 2 4 हो गया ना, 4 तो 2 से ज़्यादा है, या फिर 2 + 3 5 हुआ, तो 5 तो 2 से भी ज़्यादा है, 3 से भी ज़्यादा। फाइनल नंबर क्या है हमारा? ज़्यादा ही आया है। तो ऑब्वियसली अगर फाइनल रिजल्ट हमारे किन्हीं नंबर्स को जोड़ने पे आया है तो वो फाइनल रिजल्ट उन सभी नंबर्स से बड़ा होगा। एग्जैक्टली। तो जो फाइनल रेजिस्टेंस आया है वो R1, R2, R3 सबसे बड़ा होगा। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम कंडक्टर्स को जोड़ते हैं तो जो फाइनल रेजिस्टेंस आता है वो क्या होता है? हमेशा ज़्यादा होता है। चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो फाइनल रेजिस्टेंस आता है वो क्या होता है? 1/R1 इक्वल्स टू 1/R2 + 1/R3 + 1/R2 + 1/R3। यानी जोड़ इसमें भी रहे हैं लेकिन 1/, में जोड़ हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी रहे हैं लेकिन 1/। में। और याद रखो जब कोई चीज़ अपॉन में आ जाती है यानी घटती है। तो इस पे क्या क्वेश्चन बनता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। पैरेलल कॉम्बिनेशन पे ये क्वेश्चन बनता है कि जब कंडक्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाए तो हमारे पास जो फाइनल रेजिस्टेंस आता है वो क्या होगा?
कम होगा। क्या होगा? कम होगा। ठीक, क्लियर? ये आ जाओ। ये बच्चों कुछ डिवाइसेस हैं हमारे फिज़िक्स में यूज़ की जाती है और इन पे वन शॉट क्वेश्चन, वन लाइनर पुट होते हैं कि फ्यूज़ वायर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा। देखो जब ऐसे क्वेश्चन आए ना कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन हो और किसी फिज़िकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात की गई हो, तो ध्यान रखना एक चीज़, सिर्फ उस इंस्ट्रूमेंट का काम सोचना, फिर सोचना काम के अकॉर्डिंग ही उसे डिज़ाइन किया जाएगा। नहीं समझ में आया? रुको ज़रा, सब्र करो, हम हैं ना, काहे का डर। फ्यूज़ वायर का काम क्या होता है? फ्यूज़ वायर का काम होता है कि जब आपकी जो मेन सप्लाई है उसमें जो करंट आ रही है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करे, हाई वोल्टेज आ जाए, तो फ्यूज़ वायर फटाफट से पिघल जाए और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आपके पूरे घर में रुक जाए, जिससे आपके इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस जो आपके घर में यूज़ हो रहे हैं वो ख़राब होने से बच जाएं। ठीक, अब फ्यूज़ वायर का काम क्या हुआ? तुरंत पिघल जाए जिससे कनेक्शन टूट जाए और जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस आपके घर में यूज़ हो रहे हैं वो ख़राब होने से बच जाए। फिर से सुनो, फ्यूज़ वायर का क्या काम? पिघलना, जल्दी से पिघलना, ताकि इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस को ख़राब होने से बचाया जा सके। यानी जल्दी से पिघलना। और जल्दी से कब पिघलेगा भाई? जब उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो फ्यूज़ वायर का क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट। बस कॉन्सेप्ट पे आओ। चलो, बल्ब का फिलामेंट कैसा होगा? बल्ब का क्या काम है? रोशनी देना। अगर उसका फिलामेंट बार बार पिघलने लगे तो बल्ब बार बार फ्यूज़ होगा, ख़राब हो जाएगा, रोशनी ही नहीं दे पाएगा। यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए? हाई, ताकि वो पिघले ही नहीं, फिलामेंट पिघले ही नहीं, और पिघलेगा नहीं तो बल्ब सालों साल चलेगा, यानी हाई मेल्टिंग पॉइंट। हीटिंग एलिमेंट पे आओ। हीटिंग एलिमेंट का भी मेल्टिंग पॉइंट हाई। हीटिंग एलिमेंट जो हमारे हीटर्स में कॉइल यूज़ की जाती है, वो तार वाली, मतलब अंदर के जो वो वायर होते हैं जो जलते हैं, रेड रेड रोशनी देते हैं, वो होते हैं हीटिंग फिलामेंट। हीटिंग एलिमेंट का क्या काम, क्या है काम? जलना, हीट देना। और हीट देंगे, ख़राब नहीं होंगे, ताकि जलने पे अगर मेल्ट ही नहीं हुए तो वो ख़राब ही नहीं होंगे और हमें सालों साल चलते रहेंगे। क्या हो गया इनका काम? हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। ये था एक क्विक रिवीजन इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज के लिए। अब आप एक चीज़ ध्यान रखो, एक कॉमन चीज़ आपको सिखा दूँ, ताकि फिज़िक्स का आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए तो आपके पास से बच के ना जाने पाए। कोई भी एक चीज़ उठा लो, जैसे यहाँ पे एक फॉर्मूला ही उठा लो, R = रो L/A, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो रो L/A, ऐसे लिख सकते हो। ठीक, इस चीज़ से आपको ये सिखा दूँ कि ये बता दूँ कि अगर आपके पास कोई फॉर्मूला है तो आप उस फिज़िकल क्वांटिटी की डिपेंडेंसी निकाल सकते हो। कैसे? देखो, ये फिज़िकल क्वांटिटी है हमारी, क्या? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, और आपके पास इस फिज़िकल क्वांटिटी का क्या दिया हुआ है? फॉर्मूला। आपको बताना है कि ये फ़िज़िकल क्वांटिटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। ठीक, देखो इस फिज़िकल क्वांटिटी के फॉर्मूला में क्या क्या आ रहा है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आ रहा है, लेंथ आ रही है कंडक्टर की, और एरिया आ रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया आ रहा है। यानी ये फिज़िकल क्वांटिटी रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है? लेंथ पे डिपेंड कर रही है, और एरिया पे डिपेंड कर रही है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। ये हो गई डिपेंडेंसी। किससे पता चली? फॉर्मूला से। अब अगर आउट ऑफ द ब्लू देखो, अगर पूछ लिया जाए क्या रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा आपकी फ्रीक्वेंसी पर, उस कंडक्टर की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है? नहीं भैया, फॉर्मूले में है ही नहीं, डिपेंड ही नहीं करेगा। तो कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करती है जिसका यूज़ उसके फॉर्मूला में हो रहा हो। फ्रीक्वेंसी आई, नहीं आई फॉर्मूला में, डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस? नहीं करेगा। टाइम पीरियड फॉर्मूला में आया, नहीं आया, डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस? नहीं करेगा। तो सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे कोई फिज़िकल क्वांटिटी डिपेंड करती है जो उसके फॉर्मूला में आ रही हो, सीधा सा आप निकाल सकते हो। ठीक, फिर अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में आए, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस में स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी और लेंथ मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, जबकि क्रॉस सेक्शन एरिया डिवीजन में आ रहा है। तो जो भी चीज़ें मल्टीप्लाई में आएंगी उनको बढ़ाने पर वो फिज़िकल क्वांटिटी बढ़ेगी, और जो चीज़ डिवीजन में आएगी उसको बढ़ाने पर वो फिज़िकल क्वांटिटी घटती जाएगी। जैसे देखो यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई में आया ना, यानी जितना ज़्यादा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओगे रेजिस्टेंस भी उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा।
अगर आपने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को 2 टाइम बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस भी ट्वाइस हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स 2 गुना बढ़ जाएगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को 3 टाइम बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस भी 3 टाइम बढ़ जाएगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को 4 टाइम्स बढ़ा दो, रेजिस्टेंस भी 4 टाइम बढ़ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि डायरेक्ट आ रहा है, मल्टीप्लाई में आ रहा है, बढ़ा रहे हो बढ़ रहा है, घटा रहे हो घटेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भैया। रेजिस्टेंस घटा दो, भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस घटा दो, वो भी घट जाएगा। क्यों? मल्टीप्लाई में आ रहा है, जैसा वो होगा वैसा ही वो होगा। ठीक। अपॉन में आया क्या? क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अपॉन में क्या आया? क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखो बच्चों, जो चीज़ आपकी मल्टीप्लाई में होती हैं वो होती हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक, और जो चीज़ अपॉन में होती हैं वो होती हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन्हीं से फॉर्मूला बनता है। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है एक चीज़ को बढ़ाओगे दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, एक चीज़ को घटाओगे दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, इसीलिए वो ऊपर मल्टीप्लाई में आ रही है। यानी रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में था, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस घटाओगे, रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब क्रॉस सेक्शन एरिया डिवीजन में है, क्रॉस सेक्शन एरिया नीचे डिवीजन में है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक को बढ़ाने पे दूसरा घटे, इनवर्स रिलेशन हो, ठीक। यानी क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया को घटाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ध्यान ये रखना है कि अगर फॉर्मूले में कोई चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई में आएंगी तो वो क्या होंगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और नीचे डिवीजन में आएंगी तो वो क्या होंगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा? एक बढ़ाओगे दूसरा अपने आप बढ़ेगा, एक घटाओगे दूसरा अपने आप बढ़ेगा। डायरेक्ट रिलेशन है, बढ़ाओगे बढ़ेगा। वो कहते हैं ना, हम तो चलेंगे सनम तुमको भी ले चलेंगे। यानी एक बढ़ाओगे दूसरा बढ़ जाएगा, एक घटाओगे दूसरा घट जाएगा, एक को देख के दूसरा जिंदा है, ठीक। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या काम होता है? इन्वर्स रिएक्शन, इन्वर्सली काम करना। एक को बढ़ाओगे दूसरा घटेगा, एक को घटाओगे दूसरा बढ़ेगा। ये था क्विक रिवीजन आपकी फिजिक्स सेकंड का, जिसके लिए बच्चे हमेशा टेंस्ड रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। तो ये था एक वेरी क्विक रिवीजन, वेरी क्विक इंट्रोडक्शन, और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट्स भी बता दिए, वन लाइनर्स भी बता दिए। आई होप ये वीडियो आपने कुछ ना कुछ अपने दिमाग में बिठाया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस करें। अब आप स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू।